अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक। अभी तक हमने फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस की थी। फर्दर हम डिस्कस करते हैं हाउ डू यू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिस्क। एक बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क इनकर्ड हो रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा। टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिस्क, एग्जामिन योर डेली फाइनेंशियल ऑपरेशंस, पर्टिकुलरली कैश फ्लो। बिजनेस के अंदर जो भी कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, वो सारे पर्टिकुलरली चेक करने पड़ते हैं। उनसे सारी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ रहा होता है। लाइक आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री की जो पेमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं। आप अपने रिसीवेबल्स को जब कैश रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ से चेक्स की फॉर्म में अगर पैसे आ रहे हैं तो चेक आपका बाउंस नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कहीं आप एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेंट्री या फिर रिगार्डिंग किसी सप्लायर को ऑर्डर के लिए, और आप उनको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो एडवांस पेमेंट पे हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। हमें टाइमली इन्वेंट्री रिकवर होनी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए। तो अगर कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी इशू आता है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे फाइनेंशियल रिस्क की तरफ। पर्टिकुलरली अगर बात करूँ लाइक ऑपरेशंस में, बिजनेस ऑपरेशंस की बात करूँ, these risks are linked to your company's administrative and operational procedures ranging from your IT system to regulation to recruitment। यहाँ पूरा सिस्टम कवर कर दिया है, आईटी सिस्टम से लेकर रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब जो आपके सिस्टम जो लीगल रेगुलेशन बॉडीज हैं वो, और साथ में साथ रिक्रूटमेंट। अगर इन सब के लेवल पे अगर कहीं पे भी कोई भी इफेक्ट आता है तो वो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल रिस्क शामिल होता है। आपके पास एक, आपके बिजनेस में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो आपके पास काम करता है डेली बेसिस पे, बट दैट पर्सन इज हायर्ड जस्ट बिकॉज कि आपकी कॉम्पिटिटिव जो एंटिटी है वहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है कि आप उसको जो सैलरी पे कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज कि आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, और सेकेंडली आपके बिजनेस की इतनी रिलायबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस के पास जा रही है। उस सिचुएशन में यहाँ पे हमें पे करना गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और इसके अलावा हमने हमारे पास जो सप्लायर्स हैं, जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर इस सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी लूप होल आ रहा है और उस लूप होल की रिलेटेड आपके पास फाइनेंशियल रिस्क इनकर्ड हो रहा है, तो बिजनेस ओवरऑल रिस्क पे ही है। क्लियर? देन हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिटवीन डिफरेंस में मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बात करते हैं द फाइनेंशियल रिस्क इज मेजर्ड विद द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बैंक्स एंड द नॉन फाइनेंशियल रिस्क इज द मेजर with the efficiency and effectiveness of banks operational activities। अगर फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, आपके बिजनेस का इमेज क्या है, आपके पास ओवरऑल जो बैंक में फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कितना इफेक्ट हो रही है, उसमें आपके पास फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस की जो चल रही है आपकी, उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे जब बात आ जाए कि प्रॉपरली आपके ऑपरेशंस मेंटेन नहीं हो रहे, आपकी कंपनी की जो एक टारगेटेड प्रोडक्शन है अगर वो पूरी नहीं हो रही है, और उस टारगेटेड प्रोडक्शन के लिए आपको जितनी इन्वेंट्री चाहिए उस पे वर्किंग आपकी नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये आपके बिजनेस के अंदर एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क आ गया है, और ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ड्रास्टिकली इफेक्ट करेंगे, और जो आपने एक्सपेक्टेड टारगेट अपने रखे हुए हैं वो एक्चुअली मीट नहीं होंगे, और ओवरऑल इसमें आपका एक बहुत बड़ा नॉन फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क की। कौन कौन से फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, देन मार्केट रिस्क, then we will discuss liquidity risk, then foreign exchange risk, and last but not the least operational risk। ये 5 कैटेगरीज हैं आपके पास फाइनेंशियल रिस्क की। लेट्स डिस्कस वन बाय वन।
सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर द इन्वेस्टमेंट लॉसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। आपने बिजनेस में एक लोन लिया था और उस पर एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट तय हुई थी कि आप इतना इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे, सेमी एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पे करेंगे, और ड्यू टू एनी ऑफ द circumstances, ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर, जिस तरह से हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि बिजनेस के कुछ फैक्टर्स हैं और फाइनेंशियल्स के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, मतलब वो ज़्यादा बढ़ गया, तो उस सिचुएशन में ये रिस्क शामिल है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इस ओवरऑल सिचुएशन में फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्वॉल्व हो गया। If the interest rate rise, for instance, the value of the bond or other fixed income investment will decline. इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उनकी एक्चुअल वैल्यू जो फिक्स इनकम की थी वो कम हो जाएगी। आप बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट से पहले आप इंटरेस्ट लेस करते हैं, अगर उस इंटरेस्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो गया तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो मतलब आपके बिजनेस का प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, आपकी जो टोटल आपके पास बिजनेस में अर्निंग हो रही है वो डिक्लाइन हो जाएगी। द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस गिवन अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इज नोन एज इट्स ड्यूरेशन। मीन्स जो भी बॉन्ड की वैल्यू में चेंज आ रहा है, बॉन्ड की प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, वो आपके पास आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड, कि वो चेंजेस कितने टाइम पीरियड के लिए आई हैं, कब आई हैं, कैसे आई हैं, और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पे कितना आया है, क्योंकि उसी जो इफेक्ट आपके इंटरेस्ट रेट पे आया है वही आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आ रहा होगा। देन हम बात करते हैं हाउ डज इंटरेस्ट रेट रिस्क इफेक्ट कंपनीज। किस तरीके से इंटरेस्ट रेट रिस्क आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पे, आपकी कंपनीज पे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कंपनीज इन डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट एरियाज में इफेक्ट करता है बिल्कुल। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपनी डेट पे, सबसे पहले अगर वो ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट होता है। और इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम ऑन कैश, जो आपके इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है, लाइक एक आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आपको दूसरों को पे करते हो, एक इंटरेस्ट इनकम है जो आप दूसरों से रिसीव करते हो, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्वॉल्व होता है वो दोनों को इफेक्ट कर रहा होता है। Then a decrease in interest rate results in the rise in the value of liabilities such as fixed debt and interest rate swaps and pension commitments, but also vice versa. जब आपका इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाता है तो आप वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था प्रीवियसली कॉस्ट ऑफ डेट में, डेट की बात पढ़ी थी कि हमें मेच्योरिटी पे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन आई तो हमें मेच्योरिटी पे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जब अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो गया, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो हमें मेच्योरिटी पे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? और ये जो पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं मेच्योरिटी पे, ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर वर्ल्ड वाइड ये काम चल रहा है, अगर जनरल बेसिस पे ये काम चल रहा है, तो फिर हमारा बिजनेस भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। क्लियर? और यही सिचुएशन वाइस वर्सा होती है, जब रेट इंक्रीज हो जाता है तो फिर हमारे पास वैल्यू कम हो जाती है हमारे लाइबिलिटीज की, लाइक हमारे पास जो फिक्स डेट है हमारे, इनकी वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट आपका राइज होता है, और उसकी वजह से हम फिक्स डेट जो पे करनी है हमें वो कम पे करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो कम अगर वो हो जाएगी तो अल्टीमेटली मेच्योरिटी पे वो इंक्रीज कर देंगे। गेट इट? What causes interest rate risk? What are the causes of interest rate risk? क्या क्या causes हैं interest rate risk के? तो interest rate is mostly associated with fixed income assets. Example bond की बात हो रही है. The bond issuer borrow capital from the bondholder and make fixed payments to them at fixed interest rate for a specified period, rather than with the equity investments.
अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिस्क इन्वॉल्व कहाँ कैसे होता है कि आपने जो फिक्स लोन लिया है उसकी फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट आप टाइमली बेसिस पे उसको पे करते रहेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो और अगर ये रिस्क इन्वॉल्व हो जाए, अगर यहाँ पे फिक्स रेट ना हो, फिक्स टाइम ड्यूरेशन ना हो, आपकी फिक्स्ड इनकम ना हो, तो चीजें सारी वेरी हो जाती हैं और इसी वेरिएशन की वजह से रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी का एक फैक्टर है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई ह्यूमन कॉज कुछ भी होता है तो उसकी वजह से आपके बिजनेस इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये तय किया जाता है कि आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर? फर्दर बात करते हैं फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं? लोकेशन, बिल्कुल आप जहाँ लोन ले रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रही होती है। प्राइस एंड लोन अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, उसकी प्राइस कितनी है, मेच्योरिटी में आप कितना पे करेंगे। डाउन पेमेंट, अगर लोन ले रहे हैं तो आज आप पहली डाउन पेमेंट कब पे करेंगे, और जो आप लमसम अमाउंट ले रहे हैं वो लमसम ले रहे हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले रहे हैं, किस बेसिस पे आप ले रहे हैं। देन लोन के टर्म्स, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस के पेमेंट आप किस मोड में करेंगे और किस किस डेट पे करेंगे, किस टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, तो वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा होता है आपके इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट टाइप, कौन सा इंटरेस्ट रेट टाइप है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है और काइबोर प्लस 1 है, लाइक इस तरीके से आपके पास चल रहे होते हैं। लोन की टाइप कौन सी है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, और इसके अलावा आप लोन दोबारा से करवा सकते हैं, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लिया, वो खत्म हो गया, आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप टाइमली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं वो उसका सिग्निफिकेंटली इफेक्ट आ रहा होता है आपके इंटरेस्ट रेट पे। एग्रीड? फर्दर बात करते हैं हाउ डू यू ओवरकम इंटरेस्ट रेट रिस्क। आप अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सेफर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें सेफ इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपको पता हो फिक्स रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइक आपके पास जहाँ पे नेशनल सेविंग सेंटर में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ होती हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो जाए, आपने जिस रेट पे अपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं आपको उसी अमाउंट पे, उसी परसेंटेज पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन करंटली। The safest option for investors who are trying to reduce the risk associated with the interest rate is to invest in bonds and certificates which have short maturity tenure. अब वहाँ पे सीनियर सिटीजन की इन्वेस्टमेंट भी होती है और आपके पास फिक्स में भी डिपॉजिट होते हैं, और इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो आप वहाँ पे आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ होता है और आपको टाइमली बेसिस पे रिटर्न मिल रहा होता है। Securities with short maturity tenure are less susceptible to the fluctuation in interest rate. 3 महीने के लिए आपने लिया, 2 महीने के लिए लिया, 1 मंथ के लिए लिया, फॉर इंस्टेंस ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स के लिए लिया, तो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लेते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट ये होता है, इसमें इंटरेस्ट की फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती है तो भी इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट में हो रही होती है कि आपके पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केट रिस्क की।